25वीं आईनी तरमीम आ चुकी हुई हैं और दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। एक्चुअली अगर मुझसे पूछते हैं तो आइन का रेप और रेप मैं अगर पूरी दुनिया के अंदर निजाम में देखा जाए तो ये मर्डर के करीब है। यानी अगर 27वीं तरमीम आएगी तो वो तो आइन के साथ टेररिज्म होगी या मर्डर होगी। तो ये बेसिकली ये रेप कर दिया है और किया भी उन लोगों ने है कि जो कोई इख्तियार तो रखते थे जो कि नाजायज तौर पर फॉर्म 45 और 47 के जरिए इक्तदार पे कब्जे पे आए हैं, लेकिन इखलाकी जरूरत नहीं थी। और आज अगर फॉर्म 45 और 47 के जरिए हुकूमत नीचे गिर जाए तो ना उनके पास मैंडेट, मकसद आम आदमी मकसद है कि अपना इक्तदार पे कब्जा कैसे, यानी गुस्सा है नवाज शरीफ को मुझे क्यों निकाला, गुस्सा है पीपल्स पार्टी को यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई भी हमने नहीं किया। अच्छा अजहर साहब, आपने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस आईनी तरमीम के लिए, और आपने जो उसका मेजर रीजन अब तक बताया है वो एक है कि इसके ऊपर पॉलिटिशियंस का या पार्लियामेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। इसका हमने बाद में कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनने में हमें कोई एतराज, लेकिन ये बेंच किसी पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं, रूल्स में तरमीम करके ऐड करके आप उसके अंदर बेंचेस बना सकते हैं जो आईनी मामला, और वहां भी प्रिंसिपल साथ सेट है। चले फर्ज करें पार्लियामेंट को कानून साजी करनी भी चाहती है तो वो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे देती है, तो फिर वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ क्या किया आप। सामाईन और नाजरीन, आज रियलिटी बाइट्स में समीर अहमद आपके सामने हाजिर है। आज हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब हैं, जो कि एक सीनियर लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और आप अक्सर इनको पीटीआई के स्पोक्समैन के तौर पर भी टेलीविजन पर और यूट्यूब पर देखते रहते हैं। आज की गुफ्तगू और नशिस्त का मौजू है 26वीं आईनी तरमीम, इसकी अहमियत और पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर इसके असरात। तो अजहर साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि 26वीं आईनी तरमीम की पाकिस्तान की अदालती मंजरनामे पर क्या गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए आपको पता है अब तक 25वीं आईनी तरमीम आ चुकी हुई हैं और दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। एक्चुअली अगर मुझसे पूछते हैं तो आइन का रेप हो गया है और रेप मैं अगर पूरी दुनिया के अंदर निजाम में देखा जाए तो ये मर्डर के करीब है। यानी अगर 27वीं तरमीम आएगी तो वो तो आइन के साथ टेररिज्म होगी या मर्डर होगी। तो ये बेसिकली ये रेप कर दिया है और किया भी उन लोगों ने है कि जो कोई इख्तियार तो रखते थे जो कि नाजायज तौर पर फॉर्म 45 और 47 के जरिए इक्तदार पे कब्जे पे आए हैं, लेकिन इखलाकी जरूरत नहीं थी। और आज अगर फॉर्म 45 और 47 के जरिए हुकूमत नीचे गिर जाए तो ना उनके पास मैंडेट था। आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना, ये बेसिकली इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जितनी तरामीम की है मैंने तो इसको पढ़ा है, जब बिल की शक्ल में आया था मैंने उस वक्त ही चैलेंज कर दिया था। इलावा जी इसको दोबारा अ, अब चैलेंज करने का इरादा मैं रखता हूँ। 5-6 चीजें आपके सामने रखता हूँ जो बड़ी मोटी मोटी सी हैं। पूरी दुनिया के अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का एक प्रिंसिपल है और वो तवाज़ुन रखा होता है। अदलिया एनक्रोच नहीं करती पार्लियामेंट के मामलात में, पार्लियामेंट एनक्रोच नहीं करती एग्जेक्टिव के मामले में, एग्जेक्टिव एनक्रोच नहीं करती थी बाकियों के मामले में। और बैलेंसिंग ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है और किसी भी आइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। और पाकिस्तानी आइन के तहत जो सेंट्रल प्रिंसिपल है कि आप इस्लामिक प्रोविजंस के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स पे और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आप कोई तरमीम कर नहीं सकते, ना आइन बल्कि आइन भी नहीं बना सकते आप ऐसा कि जो उसकी ये शक्ल और हैयत बिगाड़ दे। इसमें इम्बैलेंस इस तरह कर दिया गया है कि जो पार्लियामान के अंदर एक कमेटी है, ये पार्लियामान नहीं है, मैं बता दूं, ये जो कहा जा रहा है ना कि जनाब पार्लियामान बैठकर करेगी, आपने एक कमेटी बना दी है जो पार्लियामान के चंद मेंबर्स की होगी, वो चाहे नालायक हो, अनपढ़ हो, वो अपना को गवार हो या कोई भी एक शक्ल के हों, वो बैठेंगे, वो बैठकर फैसला करेंगे कि इस मुल्क के जज कौन होंगे। अच्छा वो क्यों, दोनों प्रोविजन ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो पार्लियामानी कमेटी जो बनी है वो 18वीं तरमीम में, जब ये सारा 18वीं तरमीम बनी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ, आपस में बैठकर चीजें जब सारी डिस्कस हुई,
तो ये भी एक तरमीम, ये भी एक थी ना कि जजेस की ये तैनाती अपने हाथ में लेनी है। तो उस वक्त 18वीं तरमीम में चीज रद्द कर दी। 18वीं तरमीम जब चैलेंज हुई तो 19वीं तरमीम आई, और 19वीं तरमीम में ये चीज ये रिजेक्ट कर दी। तो आप किस बुनियाद पे आप पर लेकर आए हैं? मकसद आम आदमी नहीं है, मकसद है कि अपना इक्तदार पे कब्जा कैसे, यानी गुस्सा है नवाज शरीफ को मुझे क्यों निकाला, गुस्सा है पीपल्स पार्टी को यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई क्यों किया, अभी हमने नहीं किया। अच्छा अजहर साहब, आपने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस आईनी तरमीम के लिए, और आपने जो उसका मेजर रीजन अब तक बताया है वो एक है कि इसके ऊपर पॉलिटिशियंस का या पार्लियामेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका के निज़ाम में भी जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं या फौत हो जाएं, तो अमरीकी सदर उनको नॉमिनेट करता है और फिर अमरीकी सेनेट उस नॉमिनेशन को वैलिडेट करती है। तो ये जमहूरी असूलों के कोई इतना खिलाफ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं फर्क बताता चलूं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को पेरी मटीरिया पे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे सकते आप। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पेरी मटीरिया पे देखेंगे आप अपने खित्ते के मुताबिक, इंडिया, भारत, बांग्लादेश या आपके आसपास के ममालिक हैं। अब क्या इंडिया को नहीं नजर आया? इंडिया इतनी बड़ी रियासत है, इतना बड़ा मुल्क है, इतने सूबे हैं उसके, क्या उसको नहीं समझ आया? और उन्होंने जो जिसका हमने बाद में कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनने में हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बेंच किसी पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद है, रूल्स में तरमीम करके ऐड ऐड करके आप उसके अंदर बेंचेस बना सकते हैं जो आईनी मामलात को देखेंगे। और वहां भी प्रिंसिपल साथ सेट है। चले फर्ज करें पार्लियामेंट को कानून साजी करनी भी चाहती है तो वो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे देती है, तो फिर वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ क्या किया आपने? यहाँ कर दिया कि जो जजेस की तैनाती होनी है वो जुडिशल कमीशन ने करनी है। अब जुडिशल कमीशन में एक तो चीफ जस्टिस होंगे, और सीनियर प्यूनी जज का कॉन्सेप्ट खत्म करके इन्होंने वहां दे दिया प्रिजाइडिंग जज। प्रिजाइडिंग जज वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तकसीम दर तकसीम कर दी। वो अलहदा, वो अपनी अलहदा अदालतें चलाएगा, वो मामला अलहदा देखेगा, और दूसरे अपने देखेंगे अलहदा। करना क्या होगा उन्हें? यानी वो बैठकर क्या करेंगे? वो प्रिजाइडिंग जज को तैनात कैसे करना है, एक हो गया जज और एक हो गया चीफ जस्टिस, एक हो गया प्रिजाइडिंग जज और 3 सीनियर जज। तो अगर मेहमान भी आजाद अदलिया के अंदर से हैं तो ये 5 लोग हैं। अब इस 5 लोगों पे हावी पार्लियामान आ गई, वो कैसे? अब मौजूदा हुकूमत का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, वो तो हुकूमत की बात करेगा, उसने आपकी थोड़ा बात करनी है। फिर आ जाए उसमें, पहले होता था कि पहले जुडिशल कमीशन की कमीशन में वहां होता था एक रिटायर्ड जज जो नॉमिनेट करते थे सुप्रीम कोर्ट। अब उसकी जगह तोड़ के इन्होंने क्या कहा कि 4 मेंबर होंगे पार्लियामान में से, 2 अपोजिशन से, 2 इधर से। चले चले यहाँ 2 और 2 4। वैसे तो अगर अपोजिशन भी साथ मिली हो तो आपके बेसिकली 6 हो गए इस तरफ और उधर रह गए, यही खत्म नहीं होती बात। एक और मेंबर उन्होंने लगा दिया, ऐसा मेंबर, और एक ऐसा वकील साथ लगा दिया जो पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से होगा, वो भी हुकूमत वक्त के साथ चलता है। तो यहाँ टोटल हो गए 7। और 8वां बंदा जो आएगा, वो आएगा एक नॉमिनी करेगा कि अब जनाब अकलीतों से या खवातीन से, ये भी बेवकूफ बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए 8 लोग। और इधर कितने रह गए? 4, या फर्ज करें 5 हो गए। तो ये जजेस तो तैनात फिर किसने करने हैं? ये कमेटी कमेटी खेलने वालों ने करने हैं। भाई अल जहाद ट्रस्ट में जो पेरी मटीरिया है, जज के बारे में बेहतर राय तो जज कर सकता है ना, आप और मैं तो नहीं ना कर सकते ना। तो ये हम्म। इसलिए ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ पावर। और इसी में फिर इसका अगला पोर्शन बड़ा कमाल है। इसके बाद पार्लियामानी कमेटी होगी। अब वो पार्लियामानी जो कमेटी है जिसने चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है, वो सारे के सारे पार्लियामेंट के मेंबर है। ये पार्लियामान नहीं है। अमेरिका वगैरह के अंदर अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट पूरी देखती है, ये नहीं ये चुने हुए लोग, मुंतखब किए हुए लोग वो बैठकर देखें। बार अच्छा मैंने अजहर जैसे पहले साहब, बता आप दिया ये उसके भी बाद। बताइए, आपने खुद अभी जिक्र किया कि इसके बाद अब 27वीं आईनी तरमीम होगी, तो इसके ऊपर एलैबोरेट करें, वो क्या होगा और आप उसमें क्या खतरात लाहक अच्छा रखते हैं अदलिया के लिए? अच्छा अच्छा, पहले समझिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ यही नहीं है। मौलाना फजल रहमान को बेवकूफ बना लिया, उन्होंने कहा रिबा खत्म कर रहे हैं, पर रिबा तो पहले सुप्रीम कोर्ट क्या अपना क्या बैठी है, फेडरल शरीयत कोर्ट, और वहां पे पाबंदी है।
उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया, इसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में डाल दिया। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है उस तरह से, और वो ले गए 2028 तक। अब जुडिशल कमीशन जिसने तैनात करना है प्रिजाइडिंग जज, वो मामला भी रुक गया। अब 27वीं आईनी तरमीम में तीन बातें जो रह गई हैं। एक तो मिलिट्री कोर्ट, चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट ऐड हो जाए, और इसमें शायद का खान वासी पहले कह गए हैं कि मिलिट्री कोर्ट का कलदम हुए थे तो हमने कहा बड़ी ज्यादती हुई, बाद में समझ आया नहीं बड़ा ठीक हुआ। भैया मिलिट्री कोर्ट किस लिए बनाने हैं? आपका अदालती निजाम इतना सख्त मौजूद है, हर चीज मौजूद है। मिलिट्री कोर्ट का मतलब क्या? कमजोर एविडेंस जो मर्जी कह दें, हम तिया पांचा कर दें, वो उनकी हद तक तो ठीक है कि जो वार क्राइम के लोग होंगे, या मिसाल के तौर पर दुश्मन ममालिक के कॉन्टेक्स्ट में, या मिलिट्री का अपना है किसी हवाले से, हालांकि मैं वो भी इतफाक नहीं करता, तो वो समझ में बात आती। अच्छा, आपने मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया और आप अपने पॉडकास्ट में भी अक्सर इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब पेशावर हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स को इलीगल और गलत करार दिया था, तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज करने पहुंच गए थे। तो इन मैनी वेज आपको अपनी ही वो जो कहा जाता है ना अंग्रेजी में, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तो पीटीआई को वही मौसूल नहीं हो रहा। देखिए याद रखिएगा, जिंदगी हर वक्त सीखने का नाम है, एवरी डे इज लर्निंग, ठीक है ना जी। और वो जो कि कॉन्सेप्ट ये था कि दहशतगर्द नहीं बचने चाहिए हमारे मुल्क में, तो दहशतगर्द आप खुद बता दें कितने दहशतगर्दों के साथ क्या कुछ आप कर सके हैं, जो रियल दहशत है, टेररिस्ट है। क्या दहशतगर्दी के उस तरह के वाकयात में आपके सामने कितने वाकये मौजूद हैं? क्या आप मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके? उस वक्त कॉन्सेप्ट और मारूजी हालात कुछ और थे। इस वक्त मारूजी हालात पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंजीनियरिंग है। यानी आपने मुझे कोई एक महकमा बता दें, पुलिस, एंटी करप्शन, एफआईए, नैब, जो मेरिट पे काम कर रहा हो, जो आइन और कानून की पासदारी के लिए काम कर रहा हो, अजहर साहब, मुझे तो कोई। हकीकत क्या ये नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती है और उन्हीं से ऐसे काम कराती है जो फ्यूचर में उन्हीं को ट्रैप करने के काम आते हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स भी उसी का हिस्सा है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छी तरह समझ में, वोट को इज्जत लगाने का नारा लगाने के लिए, बेवकूफ करने के लिए ये बड़ी बातें होती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मौका, गेंद इनके पास थी, इनके पास बेहतरीन मौका था कि एस्टैब्लिशमेंट का उतना एक्साइज कर दें जो आइन और कानून इजाजत देता पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन लेकिन उन्होंने इस दफा सहूलतकार बन के, फैसिलिटेटर बन के खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। अवाम को अब बहुत अवेयरनेस हो गई है, तो बड़ा मुश्किल है इन चीजों का उस सिमत में जाना। मैं डिजास्टर देख रहा हूं, मैं इस मुल्क में आगे हालात और वाकयात उस खतरनाक हद तक जाता देख रहा हूं। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि इमरान खान ने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो असूलों पे खड़े रहे। और ये जो इल्जाम लगते रहे कि जनाब डील डील, क्या डील अब आगे लेनी थी? उनकी दादा लगाए कितने तकलीफें बर्दाश्त की हैं बुशरा बीबी साहिबा ने, इतना वक्त जेल में रही हैं, कोई केस नहीं था। तो शाखाना को केस था, तो शाखाना की तफसीलात तो मैंने निकलवाई थी, 1990 से लेकर अब तक की तफसीलात आ चुकी थी। फिर इसी तरह अगर आप बाकी चीजों को देखें, अगर समराइज करें उसको, 1947 से लेकर अब तक की, क्या सिर्फ एक इमरान खान ही है तो शाखाना में तोहफे लिए हैं? बाकी किसी ने नहीं लिए। लेकिन लेकिन उसको पहले इलेक्शन कमीशन के जरिए स्क्रू किया गया, फिर नैब के जरिए स्क्रू किया गया, तो वो सारे तो जमीन बोस हो चुके हैं ना। और केसेस, बुशरा बीबी का कहा गया कि 9 मई के वाकयात में मुलजम है, क्या थी वो? हंसती थी, मुस्कुराती थी। ये वो बयानात है जो सारे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अगर इनको लेकर चले तो वहां नहीं, इमरान खान चाहता तो डील कर सकता था, मुल्क से बाहर जा सकता था। ये हमेशा स्टैब्लिशमेंट करती आई है। अब जरा मुश्किल हालात हैं, अब देखिए किस सिमत पे जाती है। तो भाई एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आप चल नहीं सकते किसी हद तक, मैं इतफाक करता हूँ। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने जो अपने रोल बहुत आगे फैला लिया है, ये शायद इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे नए चीफ जस्टिस के हवाले से कोई एक दो सवाल करना चाहूंगा और फिर हम इस प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ ले जाएंगे। आप ये बताइए कि जस्टिस याहिया आफरीदी इस पूरे निज़ाम में कहाँ फिट होते हैं? उनको आप मुस्तकबिल में कैसा रोल परफॉर्म करता हुआ देखते हैं? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये मैं बता दूं आप, जस्टिस याहिया अफरीदी एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ईमानदार, और मेरा ख्याल है बहुत कॉम्पिटेंट जज है। यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम में से कोई नहीं ये समझता
उनका अपना एक नुक्ता नजर है, एक नुक्ता फिक्र होता है, वो अपना है उनका। लेकिन हमारा असूल ये है कि हम बड़ी लंबी 40 साल जदोजहद लड़ी है हमने कि ये जो पार्लियामेंटेरियन या ये एग्जेक्टिव के हाथ से या पार्लियामेंटेरियन के हाथ से ये निकल जाए जजिस की तैनाती, ये ऑटोमेटिक हो। और ऑटोमेटिक कैसे है? द मोस्ट सीनियर जज शुड बी द चीफ जस्टिस। जज तो सारे जब मौजूद हैं, तो चीफ जस्टिस ने आगे करना क्या होता है? एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना होता है ना, या एडमिनिस्ट्रेशन देखनी होती है। तो जिहाद ट्रस्ट, शरफ अफरीदी, बाकी केसेस की लाइन लगी हुई है जिसमें ये तयशुदा मुसलमान असूल है, और हम उस असूल पे नाफुज अमल चाहते हैं। तो 26वीं हाफिज तरमीम साहब, इसीलिए। ये आप चीफ जस्टिस से उम्मीद रखेंगे कि वो इसको अनडू करेंगे, या आप कह रहे हैं कि इसके लिए दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी और वो पूरा जमहूरी नहीं नहीं प्रोसेस नहीं, अमल में आएगा, जिससे हम वापस जाएंगे सीनियरिटी वाले देखिए प्रिंसिपल की तरफ? देखिए देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, 18वीं तरमीम जब चैलेंज हुई थी तो इसी बुनियाद पर चैलेंज हुई थी। मैंने भी पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, इस बात को ये याद रखिएगा। और ये यही सुप्रीम कोर्ट है हमारी जो है ना, यही कल अदम इसको करार देंगी। और हम पिटीशन लेकर जा रहे हैं, और हमें 27वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं है। ये आप ये डर के कर दें, या ख्याल आ जाए इनको कि गलत कर दिया है, वो एक अलहदा बात है। ना हो तो हम अदालतों में जरूर लड़ेंगे, और अच्छा, अदालतों आपका में तज्जिया स्पेशल। आपका तज्जिया और आपकी प्रिडिक्शन यही है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट एक फुल कोर्ट बेंच के साथ आपकी पिटिशन सुनेगी और इस अमल को इलीगल या वॉइड करार देगी? देखिए, अब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो कुछ लोगों का ख्याल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने नहीं है। ठीक है ना जी? जब बनेंगे तब की बातें हैं। मैं आज भी समझता हूं कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ये मैटर टेकअप कर सकती है। तो रोजाना रोजाना की बुनियाद पे कई केसेस ऐसे हैं जो टेकअप कर रहे हैं, और इस पे सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बना सकती है कंसेंसस उसके लिए। और जब लार्जर बेंच बन जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का देना। अगर फर्ज करें कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन भी जाते हैं, तो हमारा एतराज होगा कि इसको फुल किट सुने। वजह क्या है? दे आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट अमेंडमेंट, कि उसमें से निकले हुए ना सारा यूनिवर्सिटी के, दे आर क्रीचर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हम जो अपने ही मामले में नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, यानी वो अच्छा, कैसे ये देखेंगे? तो आप करेंगे ना, ये तो आपका लाहे अमल होगा, लेकिन मैं एज ए सीजन वेटरन आपकी प्रिडिक्शन चाहता हूँ। क्या आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस एक फुल बिल्कुल, कोर्ट बेंच बनाएंगे और ये चीज सारी रिव्यू होगी? क्या ये आपको बिल्कुल नजर आ ऐसा रहा ही है? है, बिल्कुल ऐसा ही। इस पे फुल कोर्ट बनेगा इंशाल्लाह अजीज, और फुल कोर्ट में ये कलअदम होंगी, तकरीबन सारी ही कलअदम हो जाएंगी, ये भी मैं बता दूं। और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरेबिलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर 22 में से फर्ज करें 10 या 12, फर्ज करें 10, 12 या 14 कलअदम करार दो देती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 की तर्ज के ऊपर, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरेबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करें, उसकी बुनियाद पर सारी की सारी स्टक डाउन हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बड़ा मजेदार बात है, अगर कल अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें वापस आ जाती हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर भी यह आईनी तरमीम अपनी जगह कायम नहीं रह सकेगी। अच्छा, चलिए, मैं आज की नशिस्त का आपके आगे आखिरी सवाल ये रखता हूँ कि आप पीटीआई के लिए अदालत से कोई रिलीफ देखते हैं, खसूसन इमरान खान के हवाले से आप मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तक देखिए अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम, और आइंदा भी अहम। और इस मामले में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इमरान खान कोर्टों से ही, यानी वो कोई ढील में नहीं रहा, ना वो ढील में रहा है। अभी तक साइफर का केस लड़ा है, नीचे से ऊपर तक हाई कोर्ट से बरियत हुई है। इद्दत का केस नीचे लड़ा है, सजा हुई, हाई कोर्ट ने बरियत दी है, सॉरी सेशन कोर्ट ने बरियत दी है इसकी। तोशा खाना अब दोनों हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, और वहीं से बरियत मिली। 190 मिलियन भी बाकी भी तो हाई कोर्टों से है। हमें उम्मीद भी है, और हमारा 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 सहारा भी यही है, यानी रेमेडी यही है हमारे पास, इसके अलावा रेमेडी कोई नहीं है। मैं इमरान खान साहब को नवंबर के अंदर जेलों से बाहर देख रहा हूँ, केसेस खत्म देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह अजीज नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेगी। जब आप नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर फॉर्म 45 47 सेट असाइड हो गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। वो आगे ठहरती है नहीं ठहरती, नए इलेक्शन की तरफ जाती है, ये मामला देखे, 2 एक्सटेंशन का मामला तो सेटल डाउन हो गया। यानी एक और तरमीम की आर्टिकल 217 के तहत, तो भाई ये जो इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन मेंबर है, ये ता क्यामत रहेंगे। अरे मैं सही कह रहा हूँ,
उनको निकाल नहीं सकता जब तक नए नहीं आते। अब नए आपके 10 साल ना आए तो क्या कर लेंगे आप? फिर चीफ जस्टिस काजी फाइसा नहीं रहे तो अपनी मर्जी का जो जज है वो दे गए हैं, और यही सुनने में आ रहा है जैसे अमीनुद्दीन खान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेड हो, मतलब दो तरमीम, दो एक्सटेंशन मिल गई, तीसरी एक्सटेंशन जो है वो आगे है। अब देखना ये है कि उसके लिए क्या मैदान सजता है और क्या हालात। चलिए, इसी नोट पे हम आज के डिस्कशन को खत्म करते हैं। जनाब मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, आपकी वर्चुअल तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया।